अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट नंबर 1 टाइमलाइन के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी टाइमलाइन की तरफ। इस टाइमलाइन में हम कवर करेंगे पैलियोलिथिक टू गुप्ता। गुप्ता के बाद बेसिकली आपके वही हर्ष आ जाते हैं। हर्ष के बाद फिर आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाता है, फिर आपका मिडिवल आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये वाली टाइमलाइन हम करेंगे, ये आपका पैलियोलिथिक टू गुप्ता होगा। इसमें जितने भी आपके मेन एग्जाम्पल्स हैं, मेन टॉपिक हैं, जितना भी आपका आर्किटेक्चर है, जो भी है, पिलर है, बहुत सारी चीजें हैं, देख लेना अभी। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे और थोड़ा सा जो डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, इसमें हम भीमबेटका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद इंडस पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे ऋग्वेदिक और जितना भी आपका वैदिक काल आता है, इसमें हम ये थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद फिर आपका जो फ्लरिशमेंट है इसका, जैनिज्म का और बुद्धिज्म, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टाइमलाइन की तरफ। तो टाइमलाइन में सबसे पहले आता है हमारा पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि वही पैलियोलिथिक एज, यानी कि जब वही हम जो मानव है, मानव एग्जिस्टेंस में आता है, मानव का वो देखते हैं, हम उत्पत्ति देखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मतलब आदि मानव आते हैं, इसी टाइम में आते हैं कि वो कैसे मतलब पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, औजार वगैरह बनाते हैं। अभी थोड़ा डेवलपमेंट हो रही है उनकी बॉडी में, तो वही चीजें समझ रहे हैं अभी, है ना। कोई लैंग्वेज नहीं है, बस ऐसी वो एक्शन करते हैं, खाना खाते हैं, वैसे पेड़ वेड़ों से तोड़ के फल वल जो भी है, ये सब पैलियोलिथिक में आ जाता है। उसके बाद मतलब ये जितना भी लिथिक एज चल रहा है, लिथिक मतलब वही पत्थर होता है, तो ये जितने भी एज चल रहा है आपका, पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, वही हजारों साल पहले जो भी है। उसके बाद फिर नियोलिथिक आ गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पैलियोलिथिक हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर मेसोलिथिक आ गया, यानी कि वही एडवांसमेंट हो गई है। जो अब जो आदमी है, वो जो मनुष्य है, वो छोटे पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है और इसका जो है अब मतलब कि वो उसको नॉलेज आ गई है, मतलब आग का वही आविष्कार वगैरह हो चुका है। अब वो जो है गुफाओं में रहने लग गया है, जो शेल्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने भी रॉक शेल्टर यहाँ पे बनते हैं, ये मानव निर्मित नहीं है, ये नेचुरल है। मतलब कि जैसे कि आग वाग लग जाती है, फिर मैं बोलूँ कि बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी ठंड पड़ने लग जाती है, भीषण गर्मी लग जाती है, तो जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, जितने भी ये रॉक शेल्टर से यहाँ पे जाके अपना आवास बना लेता है, यहाँ पर जाकर रहने लगता है। तो ये आपका मेसोलिथिक में आ जाता है और इसका जो एविडेंस है हमको, मेसोलिथिक में आपकी आती है भीमबेटका केव्स, राइट। तो भीमबेटका केव्स जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, वहां से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमको इनका रॉक पेंटिंग देखने को मिलता है। रॉक पेंटिंग में हमको जितना भी इनके वही शिकार के दृश्य बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आया भी है एक बार, शिकार के दृश्य बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फिर हम इनका डांसिंग सीन्स हम देखते हैं, बाइसन हमको यहाँ पे मिलता है। अलग अलग कलर्स में ये डिपिक्ट कर रहे हैं, रेड कलर इनका बहुत फेमस है। खैर, इसको थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा मेन इसके पॉइंट जानेंगे, फिर हम देखते हैं कि न्यूलिथिक एज आता है, वही आज से यानी कि 8000 साल पहले। मेसोलिथिक आपका 10,000 साल के करीब हो गया। फिर उसके बाद आपका न्यूलिथिक आ गया, यानी कि वही यहाँ पे अब ज्यादा और शार्प पत्थरों का इस्तेमाल वो करने लग गए हैं, पॉलिश पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो यहाँ पे एग्रीकल्चर करने लग जाता है। एग्रीकल्चर का यूज हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर कैसे वो चालोलिथिक एज आ जाती है, यानी कि वही चारकोलिथिक एज आ जाती है। फिर यानी कि हम वही देखते हैं कि यहाँ पर जो है कॉपर का इन्वेंशन हो गया है, कॉपर की खोज हो गई है। यहाँ पे हमको एविडेंसेस मिलते हैं, इनके जो भी हैं टूल्स वगैरह मिलते हैं, कॉपर के हम देखने को मिलते हैं। ट्रेडिंग डेवलप हो गई है, यानी कि वही व्यापार वगैरह का वो हो गया, शुरुआत हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम शुरू हो गया है। बार्टर सिस्टम वही जैसे कि आप सबने पढ़ा ही होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा स्कूल्स में, कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके बदले आप कोई और चीज देते हैं। जैसे कि आपको 1 किलो गेहूं चाहिए और आपके पास चीनी है, तो आप जिसको चीनी चाहिए होगी चीनी दे देंगे, और जिसको आपको अगर गेहूं चाहिए होंगे तो आप सामने वाले से गेहूं ले लेंगे, और अगर उसको चीनी चाहिए होगी तो आप अपनी चीनी ले लेंगे। तो वही सब बार्टर सिस्टम, मतलब कि कहने का मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। इंसान जो है यहाँ पे जो मनुष्य वो जागरूक हो रहा है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा, कि जो आपका ये देख रहे हो पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, उसके बाद चाकोलिथिक है यहाँ पे,
तो कहने का मतलब ये, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मैंने इतना सब कुछ बताया, उसमें सिर्फ़ भीमबेटका है। भीमबेटका जो है आपका मेसोलिथिक एज में आता है, और भीमबेटका में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, अब इसको थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब भीमबेटका के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो भीमबेटका में क्या होता है कि भीमबेटका, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट अ, है ये, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। हम देखते हैं कि यहाँ पर 800 शेल्टर्स हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि 800 शेल्टर्स हैं, और 500 शेल्टर्स में हमको यहाँ पे चित्र मिले हैं, जिसकी जो खोज है 1957, या फिर हम बोले 1957 से लेकर 1958, कहीं पर 1957 लिखा है, कहीं पर 1958 लिखा है, और इसकी खोज बाकनकर ने की थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी आपको सीन्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको ज़्यादातर, ये क्वेश्चन कई बार आता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भीमबेटका कहाँ पर है? मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में है, और ज़्यादातर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं, यानी कि जो आपके रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, ये सबसे ज़्यादा चित्र किसके मिले हैं? जो सब्जेक्ट मैटर था इनका क्या था? तो वो शिकार के दृश्य हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम डांसिंग सीन्स देखते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे ऐसे म्यूज़िशियंस भी हम देखते हैं कि वो म्यूज़िक जो है प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हाथी हैं, घोड़े हैं, जानवरों की लड़ाई हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो हमको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक बाइसन, यानी कि जिसको हम जंगली भैंसे बोलते हैं, उसका हमको यहाँ पर एक चित्र देखने को मिलता है, जो कि रेड कलर में है। अच्छा, अब मैं कलर की बात करूँ तो जितने भी कलर हैं, ये नेचुरल कलर से इन्होंने बनाया है, खनिज कलर बोल सकते हैं हम इनको। कि जैसे कि अगर व्हाइट, सबसे ज़्यादा रेड कलर की पेंटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा मैं बात करूँ, व्हाइट कलर्स की भी हैं, रेड भी हैं, ग्रीन भी हैं, बहुत सारी, अब तो वो फेड हो चुकी है। और इन्होंने मतलब कि पहले एक पेंटिंग बनाई, ठीक है? उसके ऊपर फिर दोबारा बनाई, फिर 3 बार, मतलब ऐसे करते-करते ना बहुत सारी परतें हमको यहाँ पे मिली हैं। कि मतलब कि पहले इन्होंने किसी और कलर में बना दिया पेंटिंग, फिर उसी के ऊपर दूसरी पेंटिंग्स बना दी, तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है इनका। ये एक, मतलब कि कह सकते हैं कि एक स्टाइल देखने को मिलता है। और मैं कलर की बात करूँ तो वही इनका नेचुरल कलर का इस्तेमाल इन्होंने किया है, अब इतने हज़ार साल पुराना है ये। तो जितना भी आपका खनिज हो गया, जैसे कि व्हाइट के लिए इन्होंने चूना पत्थर ले लिया, चूना पत्थर के अंदर इन्होंने जानवरों की जो चर्बी होती है वो, उसको मिला लिया, या फिर जो गोंद होता है, पेड़ से गोंद ले लिया, कोई भी ऐसे चिपचिपा कोई पदार्थ हो गया, उसको, मतलब कि वो बाइंडर का काम करता है एक तरह से। तो उसको चूना पत्थर लिया, उसका पाउडर बना लिया, और फिर ऐसे ही किसी फेविकोल में, या फिर जो गोंद पेड़ों से मिलती है उसमें ऐसी कुछ उसको मिक्स करके, फिर उसको ऐसे जो लोकल सा कोई ब्रश बना लिया इन्होंने, कोई भी टहनी वगैरह तोड़कर, और उससे बस इन्होंने ड्रॉ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये सब बहुत ही बेसिक्स चीज़ें हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर यहीं से ही आता है। तो ये था छोटा-सा आपका भीमबेटका के बारे में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फिर आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से लेकर 1500, यानी कि वही 2500 से लेकर 1500 तक बीसी तक हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या? तो जिसको मतलब कि हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सिंधु जो नदी है, ये उसके किनारे बसी हुई सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, इसलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया कि 2500 से लेकर 1500 बीसी तक हम इसको देखते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें बहुत सारे जो है नगर हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशंस में नगर हैं, आप मैप पे देख सकते हो। उसके जो मेन जो नगर हैं, जो मेन सिटीज़ हैं, उसका अगर मैं नाम लूँ तो वो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं राइट नाउ, अब ये पाकिस्तान में है, और यहाँ से हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। तो अगर मैं मोटा-मोटी बोलूँ तो जैसे कि हमको यहाँ पर सील्स दिखाई देती हैं, यानी कि ट्रेड यहाँ पर होता रहा होगा, जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर होती रही होगी। उसके बाद ऑर्नामेंट्स हमको दिखाई देते हैं, खिलौने हमको मिलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लान्ड सेटलमेंट थी इन लोगों की। जो है हमको ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देता है, इन्होंने पूरा का पूरा नगर बसा रखा था, पक्की ईंटों से और कच्ची ईंटों से इनके घर इन उन लोगों ने बना रखे थे।
उसके बाद फिर हमको देखने को मिलता है डॉकयार्ड हमको देखने को मिलता है, लोथल से हमको डॉकयार्ड भी देखने को मिलता है, यानी कि बाहर देशों से जो है इनका व्यापार वगैरह होता रहता था। उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी चीज़ें काफ़ी जैसे जो आज के मॉडर्न टाइम में हम यूज़ करते हैं, वो लोग जब उस वक़्त यूज़ कर रहे थे। ड्रेनेज सिस्टम हमको देखने को मिलता है। उसके बाद मैं बात करूँ टेराकोटा स्कल्पचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ग्रेट बाथ हमको देखने को मिलता है। मतलब कहने का कि बहुत सिविलाइज़्ड हो गया है, जो मनुष्य है वो अब काफ़ी सिविलाइज़्ड हो गया है, उसको एक सोसाइटी में रहना आ गया है, उसको कपड़े पहनने का ढंग आ गया है, उसको जो है एक सेंस डेवलप हो गया है, वो सही से बात कर सकता है, वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इन्वेंट कर रहा है, वो अपना दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रहा है ना? तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा सभ्य हो गया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो है इंडस वैली सिविलाइज़ेशन है, तो मतलब कि यहाँ पे हमको सभ्यता देखने को मिलती है। एक मतलब एक पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं, जो सीक्वेंस है, वहाँ से वो चीज़ जो है वो लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। एक मतलब कि एक पूरी इन लोगों की शैली, एक पूरा स्टाइल है मतलब कि हर इन्होंने अपना एक कल्चर डेवलप कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग सभ्य हो गए हैं, तो म मनुष्य जो सभ्य हो गया है, तो काफ़ी कुछ है। एग्रीकल्चर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके जो नगर हैं, जो सिटीज़ हैं, वो कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिटी। तो जैसे कि मैंने बोला कि 2 शहर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता भी है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमको क्या-क्या एविडेंसेस हमको देखने को मिले हैं। तो जो ये जो नदी है आपकी जो सिंधु घाटी नदी है, उसके उत्तर में आपका हड़प्पा है और दक्षिण में आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक है? तो अब ये तो हो गए आपके पाकिस्तान में। उसके अलावा और भी साइट्स हैं, हड़प्पा की और भी साइट्स मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की और भी साइट्स हैं, जहाँ पर ये सभ्यता फली-फूली, बड़ी हुई। और बहुत सारे एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि लोथल और धोलावीरा हमको देखने को मिलता है, जो कि गुजरात में है, आप मैप पे देख सकते हैं। उसके अलावा हमको कालीबंगा देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद फिर हमको राखीगढ़ी एक साइट है इंडस वैली की, वो देखने को मिलती है, जो कि हरियाणा में है और ये अब तक की लार्जेस्ट साइट है और अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की और अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे काम चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो ये तो आपका जो है इंडिया इंडिया में आ जाएगा आपका। अच्छा और एक दैमाबाद भी है, दैमाबाद आपका आ जाता है, ये भी इंडिया में ही आ जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक चनुदड़ो भी है, एक साइट है, पाकिस्तान में है वो भी, तो यानी कि 3 पाकिस्तान की साइट्स हो गई आपकी। ये मैं बता रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा तो यार देखो बहुत सारी साइट्स हैं लेकिन उसमें नहीं जाएँगे हम इतना डीप नहीं जाएँगे। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद चनुदड़ो हो गया, तीनों आपके पाकिस्तान की साइट्स हो गई। उसके बाद लोथल और धोलावीरा मैंने बताया ये गुजरात की हो गई, उसके बाद कालीबंगा राजस्थान की हो गई। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो कालीबंगा साइट है वो कहाँ पर है? ऑप्शंस आता है कि कहाँ पर है राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में कहाँ पर है? और कई बार आता है कि लोथल कहाँ पर है या फिर लोथल से हमको क्या मिला है, क्या एविडेंस हमको मिला है। ठीक है? उसके बाद फिर राखीगढ़ी मैंने आपको बता दिया कि आपकी हरियाणा में आ गई। उसके बाद फिर आपका दैमाबाद आ गया यानी कि वो जो महाराष्ट्र में, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए हम मेन चीज़ें जो है करते चलेंगे। तो नंबर 1 हम सबसे पहले बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है ग्रेट बाथ कहाँ से है? तो ये मोहनजोदड़ो से है, राइट? उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो डांसिंग गर्ल है हमारी वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। अच्छा डांसिंग गर्ल जो है 4 इंच की है और आप देख सकते हैं इसका पोज़ देख सकते हैं कि मतलब एक जैसे डांसर होता है, डांसर डांसिंग वाले पोज़ में त्रिभंग मुद्रा भी इसको हम बोलते हैं, उस पोज़ में ये खड़ी हुई है। किस तरह से जो इसका जो बायाँ हाथ है यानी कि लेफ्ट हाथ में कैसे चूड़ियाँ दिखाई गई हैं, पूरा भरा हुआ है, एकदम बैंगल्स है। उसके बाद फिर जो इसका राइट हैंड है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आर्मलेट इसने जो है कैरी किया हुआ है। नेकलेस है इसके गले में। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं वहाँ पे इतनी सिविलाइज़ थी ये जो सिविलाइज़ेशन है, इतने सिविलाइज़ थे लोग कि मतलब डांसिंग की परंपरा भी रही होगी, इससे हमको देखने को मिल रहा है। तो जो इसका मेथड है, कई बार पूछा जाता है कि ये किसमें है, तो ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में बनाई गई है। उसके बाद में बात करूँ तो ये हम देखते हैं कि नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये कहाँ पर है? कई बार क्वेश्चन आता है कि भैया ये नेशनल म्यूज़ियम में है, प्लीज़ इसको याद करना। ऑल्सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अपने नोट्स बनाते चलो ताकि आप भी एक सीक्वेंस फ़ॉलो करते चलो ताकि अगर आप दोबारा उनको रिवाइज़ करो ना तो क्विकली फटाफट आ जाए और इमेजेस हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएँ, राइट? इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि हमको मोहनजोदड़ो से एक बियर्ड मैन का यानी कि दाढ़ी वाला
जिसको बोल सकते हैं कि एक स्कल्पचर मिला है, एक मूर्ति बनी हुई है, वो भी हमको मोहनजोदड़ो से मिली है। तो यहाँ से अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो नंबर 1 ये सेल खड़ी जो है इसका मीडियम है, ये सेल खड़ी में बनी है और मैं बात करूँ 19 सेंटीमीटर की है ये इसकी हाइट सेंटीमीटर की है, 19 सेंटीमीटर की है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इनका जो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर दिखाया गया है, उसमें ऐसा ऐसा है कि इन्होंने शॉल ओढ़ा हुआ है और जो शॉल है उसमें जो पैटर्न है, वो आप देख सकते हैं जैसे फूल की तरह है ना, त्रिफुलिया है यानी कि 3 साइड्स मतलब या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें मतलब कि जो इन्होंने फ़ोल्ड्स ले रखे हैं, वो 3 इन्होंने ले रखे हैं। 3 पेटल्स हम बोल सकते हैं कि हाँ, 3 पेटल्स इन्होंने बना रखे हैं, 3 त्रिफुलिया है, ठीक है? कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि पैटर्न कैसा था इन्होंने इनके जो शॉल का पैटर्न कैसा था? उसके अलावा देखते हैं कि हाफ क्लोज्ड आईज़ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ध्यान की अवस्था में है ना, तो उनको प्रीस्ट भी बोला जाता है, प्रीस्ट कि जैसे कि प्रीस्ट हैं ये, है ना? तो आप देख सकते हैं कि ऐसी दाढ़ी-वाड़ी भी है इनकी, इन्होंने हाफ क्लोज्ड है, इनकी आईज़ है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपका मोहनजोदड़ो के हिसाब से, ये सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैं बात करूँ हड़प्पा से, तो हड़प्पा से हमको मिला है एक मतलब एक मेल टोर्सो हमको देखने को मिलता है जो कि लाल बुलवा पत्थर में है और आप देख सकते हैं कि अ, इनकी जो मतलब कि नेक है, जो गर्दन है और जो शोल्डर्स है वहाँ पर इनके बाकी सारे पार्ट्स जोड़ने के लिए गड्ढे हमको देखने को मिलते हैं। यानी ये जो जब स्कल्पचर बनाते थे तो ये ज़रूर उसको इस तरह से जो है इंटरलॉक किया करते थे यानी कि जोड़ा करते थे दूसरे पार्ट्स को, ये हम ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अब आपको मेजर साइट्स बता दी है, उनकी लोकेशन बता दी है, उसके बाद अब हम यहाँ पर इन साइट्स से हमको क्या-क्या मिला है मेन वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो से सबसे नंबर 1 हमको ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान की साइट है, राइट? जो सिटी है पाकिस्तान जो सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की और जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, राइट? तो वहाँ पे हमको ग्रेट ग्रेट बाथ हमको देखने को मिलता है यानी कि स्नानागार हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हमको वहाँ से बियर्ड मैन का एक स्कल्पचर मिलता है ना? जो कि ऐसा लग रहा है इसकी हाफ क्लोज्ड आइज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि ध्यानावस्था में इसको प्रीस्ट भी बोला जाता है, ये आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। और उसके बाद हमको डांसिंग गर्ल देखने को मिलती है। डांसिंग गर्ल का कई बार साइज़ पूछ लेता है, 4 इंच है इसका साइज़ और उसके अलावा जो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में बनी है, कई बार इसकी टेक्नीक पूछ लेता है, लोकेशन पूछ लेता है, कई बार नेशनल म्यूज़ियम में है ये डांसिंग गर्ल आप देख सकते हैं। तो नंबर 1 आपका बियर्ड मैन स्कल्पचर हो गया, नंबर 2 आपकी डांसिंग गर्ल हो गई, ठीक है? और उसके बाद नंबर 3 आपका मैंने ग्रेट बाथ भी बोल ही दिया था, वो भी आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। इसके अलावा नंबर 4 आपको पशुपतिनाथ सील देखने को मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सील के ऊपर भी जो है इनका स्क्रिप्ट लिखा है जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका यानी कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका यानी कि कहने का मतलब ये सोचने वाली बात है कि ये लोग इतने सिविलाइज्ड हो गए थे कि यार इन लोगों ने अपनी लिपि तक जो है ये लिखने लग गए थे, इनकी जो लैंग्वेज है वो भी डेवलप हो गई थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे फिर हम देखते हैं, चलिए ये तो हो गया आपका मोहनजोदड़ो का इम्पोर्टेंट और उसके बाद हम देखते हैं जो अब हड़प्पा है, हड़प्पा से हमको क्या मिलता है? तो हड़प्पा से बेसिकली हम देखते हैं कि हड़प्पा से हमको एक मेल टोर्सो देखने को मिलता है। अगेन ये नेशनल म्यूज़ियम में है, इसका अगर मैं कलेक्शन की बात करूँ वो हमको देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो पशुपतिनाथ सील की बात मैंने की थी, ये भी आपको नेशनल म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा फिर हम देखते हैं आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो आपका हो गया। उसके बाद फिर अब मैं मेन बात करूँ तो हम देखते हैं कि जो अब जो हमारी इंडिया की साइट्स है वहाँ पर देखते हैं। अच्छा आपका चनूदड़ो रह गया, वो भी पाकिस्तान की साइट है। तो चनूदड़ो से हमको क्या देखने को मिलता है? चनूदड़ो जो पाकिस्तान में, वहाँ से हमको लिपस्टिक देखने को मिलती है, काजल है, कंघा है, उस तरह हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद हमको एक मनके जो हैं, जो आपकी बीड्स हैं, तो बीड्स बनाने की जो फैक्ट्री है, मनके बनाने की जो फैक्ट्री है, वो उसके भी हमको एक एविडेंसेस हमको वहाँ से मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ लोथल और धोलावीरा की, जो कि गुजरात में है, तो जो लोथल है, वहाँ से हमको डॉकयार्ड के एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, बंदरगाह हमको देखने को मिलती है। कहने का मतलब शिप्स भी हमको हम कह सकते हैं कि जो बाहर से जो इनका ट्रेड होता था, यानी कि व्यापार वगैरह होता था, शिप्स कैसे वहाँ यहाँ पर आते थे, जो बंदरगाह वहाँ रुकते थे और कैसे सप्लाई करते सामान उससे चले जाते थे। खैर, उसके अलावा धोलावीरा का जो मतलब ये सफ़ेद कुआँ होता है, तो
यहाँ से मतलब कि हमको कुआँ भी मिले हैं धोलावीरा से, धोलावीरा से कुएँ के एविडेंसेस मिले हैं। उसके अलावा जो एक 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड है जो इन लोगों की बोल सकते हैं कि जो ये लिखते थे, जो स्क्रिप्ट थी इनकी, ये आपको धोलावीरा से मिली है। ये भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। जितने बता रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन करते रहना आप सब। उसके अलावा हम देखते हैं कि आपका जो राखीगढ़ी है वो तो आपका बहुत ही विशाल नगर है। उसके बाद जो दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में, वहाँ से आपको तांबे की एक जो है बैलगाड़ी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ से ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यही सारी इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, पुट अप किए जाते हैं और यही आते भी रहते हैं रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में। तो हम देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशंस है ना, यहाँ पर मतलब कि आपको पोट्री भी मिलेगी, आपको उसके अलावा आर्मलेट मिलेंगे, ब्रेसलेट मिलेंगे, इयररिंग्स मिलेंगे, नेकलेसेस मिलेंगे, वही ये सब चीज़ें जितनी भी हैं आपकी। और उसके अलावा फिर आपको टेराकोटा के स्कल्पचर भी मिलेंगे, टेराकोटा की मूर्तियाँ मिलेंगी आपको। मातृ देवी का स्कल्पचर भी एक फ़ेमस है, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो मातृ देवी का जो स्कल्पचर है, इसका मीडियम क्या है? तो टेराकोटा में बने थे ये सारे स्कल्पचर्स, राइट? तो ये था आपका इंडस वैली के बारे में इन अ नटशेल कि जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, वो आपके कवर हो गए। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं कि अब आपका इंडस वैली कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड आ जाता है। तो वैदिक पीरियड में क्या होता है कि हम जो वैदिक पीरियड से पहले भी मतलब कि एक ऐसा डार्क एज आता है, क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, लेकिन जस्ट टू क्लेरिफाई द टॉपिक और जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऋग वैदिक पीरियड, मैं ये थोड़ा-सा आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो होता क्या है कि इंडस वैली आपका खत्म हो जाता है, जो जितने भी लोग हैं, पूरी जो सभ्यता है एकदम वैनिश हो जाती है। पता नहीं चलता कहाँ चले गए ये लोग। बहुत सारे जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, सब अलग-अलग चीज़ें बताते हैं। खैर वो सब हमको नहीं करना, अभी इतना डिटेल में नहीं जाना। तो उसके बाद देखते हैं कि हम एक ऐसा टाइम आता है कि अब हम 2-3 स्टेप्स पीछे आ जाते हैं। अभी तो हम सिविलाइज़्ड हो गए थे, अभी हम घरों में रहने लग गए थे। ईंटों के घर बना लिए थे, टाउन प्लानिंग हो गई थी, सीवेज सिस्टम हमको देखने को मिलता है, नालियाँ-वालियाँ बना ली थी एकदम। जो है आपके कुएँ देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम चल रही थी। लेकिन अब पीछे से फिर हम दोबारा से एकदम नीचे आ गए एकदम बिल्कुल, हम चरवाहे बन चुके हैं, तो हम फिर से वही सब काम करने लग गए हैं, बेसिक चीज़ें हो गई, हमारी सब कुछ वैनिश हो गया। तो फिर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो मतलब कि कहीं न कहीं आश्रम में रहने लग गए, वो जो है जंगलों की तरफ, वन की तरफ जाने लग गए, मतलब आपका जितना भी है ये सब होने लग गया, हवन कुंड होने लग गया, वेद लिखे जाने लगे बेसिकली। तो ऋग्वेदिक पीरियड में क्या होता है कि जो कि मतलब कि हम बोले मोटा-मोटी तो 1500 से लेकर आपका 1000 जो है हम ऋग्वेदिक पीरियड बोल सकते हैं। उसके बाद फिर लेटर ऋग्वेदिक पीरियड भी होता है, लेटर वैदिक पीरियड भी होता है, जो हम फिर 1000 से लेकर 600 तक बोल सकते हैं, मोटा-मोटी। इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, पीरियड कभी पूछता नहीं है। आपको लेकिन मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे रही हूँ यहाँ पर, हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं आपको। तो होता क्या है कि सबसे पहले फिर वही है, मतलब इसके पीछे एक छोटी-सी कहानी भी है। मतलब कुछ स्टोरीज़ बोलते हैं ऐसा कि क्या होता है कि जब ये इंडस वैली ये वैनिश हो जाती है ना, तो हम सब वही फिर एकदम नीचे वाले लेवल से शुरुआत करते हैं चीज़ों की कि जंगल-वंगल में जा गए, यहीं पे चले गए, तो आश्रम लाइफ अपना ली हमने। तो कहा जाता है, ऐसा भी कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि एक ऐसा टाइम था कि बहुत सारा ना ट्रेड होने लग गया था, बहुत ज़्यादा व्यापार होने लग गया था। तो व्यापार के रास्ते से बाहर से जो लोग आते थे, वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आते थे। तो उसकी वज़ह से भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग बीमार हो गए और मर गए। तो क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल बंद हो जाता है, जो ट्रेडिंग है हमारी, जो व्यापार है हमारा, वो सब एकदम बंद हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि फिर से वही वो आश्रम जीवन व्यतीत होने लग जाता है लोगों का। तो अब यहाँ पे ऋग्वैदिक पीरियड जो है, यहाँ पर आपके वेद लिखे जाने लग गए। तो सबसे पहले जो वेद, इसका कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है, तो ऋग्वैदिक जो है ऋग्वेद आपका लिखा गया था सबसे पहले। उसके बाद फिर लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं हम, या फिर आप इसको ऋग्वैदिक पीरियड, इसको हम आप वैदिक पीरियड ही मान के चलो, एक ही बात है ये। 1500 से लेकर 600 तक आप वैदिक पीरियड ही मान के चलो, क्योंकि आपको सिर्फ मोटा-मोटा पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है ऋग्वेद, ठीक है? फिर ऋग्वेद के बाद फिर आपका आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है सामवेद लिखा जाता है, उसके बाद अर्थवेद, राइट? तो फिर क्या होता है, ऋग्वेद होता है। अच्छा, यहाँ पे ऋग्वेद लिखा जाता है सबसे पहले नंबर 1। तो ये जो ऋग्वेद होता है, इसमें बहुत सारे मंडल होते हैं, सूक्त, इतना नहीं जाएँगे डिटेल में।
तो कहने का मतलब ये अब यहाँ पे ना ब्राह्मणिज़्म आ गया है, या फिर हम बोलें कि हिंदुइज़्म आ गया है, हिंदू धर्म का प्रचलन हो गया है। काफ़ी लोग मानने लगे हैं हिंदू देवी-देवता जितनी भी सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमको रिटन एविडेंसेस मिलते हैं, इन लोगों ने लिखा था सब कुछ, क्योंकि जो इंडस वैली थी उसमें तो उनकी लिपि जो है हम स्क्रिप्ट जो है हम डिसाइफर नहीं कर पाए। लेकिन जो अब यहाँ पर ऋग्वेदिक आ रहा है, जो हमारा वैदिक पीरियड आ रहा है इसमें ऋग्वेद लिखा जा रहा है, तो इसमें अब फिर मेंशन हो रहा है ना, फिर हमको कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, ये सब हमको ब्राह्मण हो गए, उसके बाद क्षत्रिय हो गए, तो ये सारी कास्ट सिस्टम हमको देखने को मिलता है। ये सारा मेंशन होता है, ऋग्वेद में मेंशन होता है। उसके बाद यजुर्वेद लिखा जाता है, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में सबसे ज़्यादा हमको चीज़ें मिलेंगी, ये सब मेंशन करते हैं, यज्ञ कैसे होना चाहिए और ये सब यज्ञ से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं यजुर्वेद में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद फिर लिखा जाता है आपका सामवेद। सामवेद जो है संगीत से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप ये भी ध्यान रखना कि ये म्यूज़िक से रिलेटेड है। सामवेद जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामवेद में क्या है या फिर किससे रिलेटेड है। उसके बाद अर्थवेद आता है। अर्थवेद में क्या होता है कि कह सकते हैं कि मतलब कि जितना भी आपका ये ब्लैक मैजिक होता है, जितना भी जादू टोना होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती है। तो ये एक सीक्वेंस है, आप इसको थोड़ा-सा देख लेना कि सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद, उसके फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अर्थवेद, ठीक है? फिर अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि अब यहाँ पे ब्राह्मणिज़्म आ गया, ठीक है? हिंदुइज़्म का हो रहा है, तो ठीक है, आपने काम के बेस पे कास्ट सिस्टम कर दिया कि मतलब कि ये इनका काम करता है, तो ये क्षत्रिय हो गया, ये ऐसा काम करता है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है? लेकिन फिर क्या होता है कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, बहुत सारा भेदभाव आ जाता है चीज़ों को लेकर। तो फिर क्या होता है, फिर हम ऋग्वेद की बात देखते हैं कि फिर है ना अब नए धर्मों का उदय होता है। फिर हम देखते हैं कि आपका जैनिज़्म आ रहा है, फिर जैनिज़्म के बाद बुद्धिज़्म आ रहा है। जैनिज़्म बोल रहे हैं कि नहीं-नहीं सब लोग इक्वल होते हैं, आप क्यों ऐसे सबको ऐसे इस चीज़ों में बाँट रहे हो? बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी आ जाती है सोसाइटी में, बहुत मतभेद होने लग जाते हैं, बहुत अलग-अलग प्रथाएँ चलने लग जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है फिर नया एक रिलीजन आता है जिसको हम जैनिज़्म बोलते हैं, जैन धर्म आता है, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म भी आता है। खैर ये तो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से हो गया। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब आपका ये अ, वैदिक पीरियड हो गया, वैदिक पीरियड के बाद हम देखते हैं कि 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। अब महाजनपद क्या है? तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस वैली से क्या होता है कि इंडस वैली में तो सब सिविलाइज़ थे, उसके बाद फिर लोग जो है वही गृहस्थ लाइफ़, ये जितने भी आश्रम वगैरह में चले जाते हैं, मतलब वही एकदम शून्य से शुरू करते हैं, झोपड़ी-वोपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं। हमको क्योंकि कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं यहाँ पे कि इनका रहना-वहना कैसा कुछ मिलता है, तो झोपड़ी वगैरह में रहने लग जाते हैं। तो मतलब ऐसे छोटे-छोटे कुटिया बनाते हैं, आश्रम में रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये धीरे-धीरे छोटे-छोटे गाँव बनाने लग जाते हैं। फिर गाँव से क्या होता है, फिर ये एक सिटी, एक कस्बा बना लेते हैं, गाँव से एक कस्बा बनता है, फिर कस्बे से फिर जो है एक राज्य बन जाता है, एक सिटी बन जाती है, तो उसको ही जो है एक जनपद बोलते हैं। फिर जब ये जो छोटे-छोटे ये जो कस्बे हैं, जैसे जनपद हैं ये छोटे-छोटे, उसके बाद फिर जब ये बड़ा राज्य बन जाते हैं, तो उसको हम महाजनपद बोल देते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है फिर 500 के करीब, फिर हमको 500 बीसी के करीब हमको महाजनपद का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर अब बहुत बड़े-बड़े राज्य निकल कर आते हैं, जिसमें आपका मगध होता है सबसे बड़ा, ये बहुत शक्तिशाली, फिर वैशाली होता है, अवंती होता है, आपका एमपी में है अवंती। तो यही यही मतलब एक टाइम भी था जब अलेक्जेंडर जो है आता है, पर्शियन अटैक्स हमको देखने को मिलते हैं, यही एक टाइम होता है। तो अब होता क्या है कि अब ये जो सारे लोग हैं, ये अब ये जितने भी सारे लोग हैं, अब ये सारे राज्य में सिमटने लग गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब होता क्या है कि अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैनिज़्म और आपका बुद्धिज़्म आ जाता है। तो जैनिज़्म है क्या? तो जैनिज़्म में यही है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारे नियम हैं इनके मानने पड़ते हैं जैनिज़्म के अंदर। गृहस्थ लाइफ़ मतलब कि छोड़नी पड़ती है पूरी तरह। तो ये जो जैनिज़्म होता है तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सारे लोग होते हैं ना, सब वो मतलब बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है उन लोगों की। लेकिन लेकिन जब लोग जैनिज़्म जो है ऑप्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जैनिज़्म में मतलब कि आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, आपकी टीचिंग्स होती है, आपको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तपस्या वगैरह करनी होती है, घर का त्याग करना पड़ता है आपको। तो कहने का मतलब कि गृहस्थ लाइफ़ का कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे खत्म होता है। कहने का मतलब कि पहले जो हिंदुइज़्म है उसमें भी कहीं न कहीं डिफ़ॉल्ट हमको देखने को मिल रहा है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, है ना? लोगों को दबाया जा रहा है अलग-अलग बेसिस पर, और उसके बाद फिर अगर उन्होंने बोला जैनिज़्म में कि नहीं सब इक्वल हैं, सबको अधिकार है, ह हर कोई जो है बड़े लेवल पे जो टीचिंग्स हैं,
मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सबको अधिकार है, सब लोग समान हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर जैनिज़्म में भी बहुत सारे फॉल्ट्स नज़र आते हैं। जैनिज़्म में भी मतलब कि आपको पूरा गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा, गृहस्थ लाइफ आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको मोंक बनना पड़ेगा, आपको केव्स में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, है ना? आपको एक भिक्षु की तरह अपना जीवन गुज़ारना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ऐसे तो गृहस्थ लाइफ जो थी, लोगों की जो कॉन्सेप्ट था, वो सारी चीज़ें खत्म हो रही होती हैं धीरे-धीरे कि यार अब सब हर कोई तो साधु बन जाएगा, हर कोई तो मोंक बन जाएगा। ऐसे तो जो हमारी जनरेशन है वो तो आगे बढ़ेगी नहीं, लोग शादी ही नहीं करेंगे, फिर आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? तो होता क्या है, फिर उसके बाद आपका बुद्धिज़्म आता है। तो बुद्धिज़्म में क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध की कहानी तो आप सभी ने सुन रखी होगी कि आप फिर वो जो है आपका बुद्धिज़्म में जो आपके गौतम बुद्ध है, महात्मा गौतम बुद्ध है, फिर ये मतलब कि मध्य मार्ग जो है, मिडल पाथ का जो रास्ता है, वो जो मिडल पाथ है उसके बारे में बताते हैं। यानी कि आप वो गृहस्थ लाइफ में मतलब आप मैरिड होते हुए भी एनलाइटनमेंट जो है, मोक्ष की जो है आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें भी ये बताते हैं। तो कहने का मतलब तो किस तरह से जो धर्म है वो फ्लरिश कर रहा है। तो अब उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो आपका हिंदुइज़्म है, जितने भी आपके मिथोलॉजिकल गॉड्स हैं, जितने भी सारी पौराणिक चीज़ें, इन सब चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जो जैनिज़्म होता है, जैनिज़्म में ऐसा एज़ पर कोई भगवान नहीं होता। जो इंसान मतलब जैनिज़्म में तीर्थंकर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तीर्थंकर्स कौन होते हैं? स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो और वो बाकी सारे लोगों को भी जो मोक्ष की प्राप्ति का जो रास्ता है उसके लिए सजेस्ट करे, उसको टीचिंग्स दे, उसको हेल्प करे। तो वहाँ पर ये आपके ना टीचर्स आ जाते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स जो एक टाइम में एग्ज़िस्ट करते थे, राइट? तो ये तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो तो क्या होता है कि यहाँ पर ये इनके सारे टीचर्स हो जाते हैं। तो बेसिकली जैनिज़्म में 24 टीचर बोले गए हैं कि 24 स्पिरिचुअल टीचर्स यहाँ पे माने गए हैं। तो कई बार पूछ लेता है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन था, है ना? सेकंड नंबर का कौन था, फिर इनका सिंबल क्या है? मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, तो पहला और दूसरा आप याद कर लेना और लास्ट में जो है 23 और 24 वो भी आप याद कर लेना, राइट? तो ये हो गया आपका जैनिज़्म का कॉन्सेप्ट। तो अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि जैनिज़्म में जैसे कि अब जो महावीर हैं और जो आपके महात्मा बुद्ध हैं। अब जैसे कि महावीर हैं और जो आपके महात्मा बुद्ध हैं, इन दोनों का जो टाइम पीरियड है, ये दोनों एक ही टाइम में जन्म लेते हैं। तो अब जैसे कि महावीर आपके 24th तीर्थंकर हो गए, जो एग्ज़िस्ट करते थे, हिस्ट्री में इनका नाम है, जो एग्ज़िस्ट करते थे। उससे पहले आपके पार्श्वनाथ हो गए, तो पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो साँप है, सर्प है, स्नेक है। उसके बाद जो महावीर का है वो आपका लायन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जैनिज़्म का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि एक इंसान है जो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करता है, मगर जो हिंदुइज़्म है उसमें सारा मिथोलॉजिकल चीज़ें ही आ रही हैं, मतलब कि मिथोलॉजिकल ही चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर हमको जैनिज़्म में हमको ह्यूमन अपीयरेंस देखने को मिलती है कि एक इंसान है जिसने एक्चुअल में टीचिंग्स लेकर मोक्ष प्राप्त किया है और वो सबको बोल रहा है कि आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद फिर आप अब आ जाता है हमारा बुद्धिज़्म, राइट? तो अब यहाँ पर जो है बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट समझने वाला है। अब यहाँ पर प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझना, चीज़ें बहुत आसान हैं ताकि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे उसमें हेल्प होती है। तो अब बुद्धिज़्म में होता क्या है, जो आपके जो सिद्धार्थ गौतम हैं, उनकी लाइफ़ आप जानते हो कि कैसे वो घर को छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनको जो है एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, ज्ञान उनको मिलता है, उसके बाद फिर वो कैसे बाँटते हैं, चारों तरफ ज्ञान बाँटते हैं। तो अब क्या होता है कि जो बुद्धिज़्म है आपका, अब इसमें भी मतलब कि आपको आगे जाके सेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि बुद्धिज़्म में जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने इस बात को साफ नेगलेक्ट किया था कि आप कभी मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरे को कभी भी आप भगवान की तरह प्रिटेंड मत करना। मेरी जो टीचिंग्स है, जो मैं आपको प्रवचन देता हूँ, जो मैं आपको उपदेश देता हूँ, है ना? तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ या जो भी मेरे सरमन्स हैं, आप सिर्फ़ उन चीज़ों को फ़ॉलो करना। लेकिन हम देखेंगे आने वाले समय में कि महात्मा बुद्ध को किस तरह से भगवान बना दिया जाता है, राइट? लोग उनकी मूर्ति बनाने लगते हैं और पहले तो मतलब कि सिर्फ़ महात्मा बुद्ध के सिंबल्स की पूजा होती थी, लेकिन फिर जब 4th काउंसलिंग होती है राजा कुषाण के टाइम पर, कैसे जो बुद्धिज़्म है 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके हम समझने की कोशिश करेंगे, मगर अभी इतना समझिए कि किस तरह से 3 रिलीजन आपके आ चुके हैं और किस तरह से आने वाले टाइम में बुद्धा के स्कल्पचर बनने शुरू हो जाएँगे। लेकिन बुद्धा ने कभी नहीं बोला था मेरे कभी भी
मेरे को भगवान की तरह ट्रीट करना, क्योंकि लोग जो है फिर जो एसेंस है, जो उनके सरमन्स है, जो उनके उपदेश हैं, उनको सब भूल जाएँगे, टीचिंग्स को भूल जाएँगे, सिर्फ़ मूर्ति पूजा में ही विश्वास रखेंगे। तो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें जो हैं उलट-पुलट जाती हैं और कैसे-कैसे जो है आइडियोलॉजी है वो डेवलप होती है अलग-अलग राजा के समय में। ख़ैर, अब ये सब बातें साइड में रखते हैं। अब देखते हैं हम कि हमारा महाजनपद का जो है टाइम चलता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य वंश सबसे बड़ा वंश हमारा जो निकल कर आता है, मौर्य वंश निकल कर आता है। उसमें हम देखते हैं कि पहले जैसे कि सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, जिनको कौटिल्य की जो कौटिल्य की मदद से अखंड जो कौटिल्य हैं, जो एक अखंड भारत का सपना देखते हैं, वो किस तरह से पूरा करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं चंद्रगुप्त के टाइम पर। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त ने भी अपने आखिरी टाइम में जैनिज़्म अपना लेते हैं और उसके बाद श्रवणबेलगोला में जाके फिर वो अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार के बाद हम देखते हैं अशोक आते हैं। अच्छा, अशोक के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट होती है आर्ट एंड कल्चर की, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए। तो हम देखते हैं कि अशोक जो है किस तरह से फ्लरिशमेंट करता है, किस तरह से कंट्रीब्यूशन करता है आर्ट एंड कल्चर के लिए, और उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो अशोक होता है फिर कलिंग पर अटैक करता है, फिर उसके बाद उसको एहसास होता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मारपीट होगी, बहुत मैंने खून बहा लिया, फिर उसके बाद वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ता है। और जो अशोक होता है ये आपका बुद्धिज़्म को अपनाता है और बुद्धिज़्म जो है बुद्ध का जो धर्म है उसको ये फैलाता है। उनके लिए ये रॉक एडिक्ट्स जो है, इनके शिलालेख हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर पिलर्स बनवाते हैं, ये स्तूप बनवाते हैं, स्कल्पचर्स वगैरह हमको इस टाइम के देखने को मिलते हैं। दीदारगंज की यक्षी हो गई, परखम यक्ष हो गया, है ना? पॉलिश केव्स वगैरह हो गई, ये सब हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो डिटेलिंग्स है, ये कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि जो आपका ये जो आपका मौर्य वंश है, उसके बाद फिर एक डार्क एज आ जाती है, या फिर हम बोलें कि एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जब जो बाहर के जो इन्वेडर्स हैं, बाहर के जो शासक वगैरह हैं, वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि फॉरेन अटैक्स हमारे पास बहुत होते हैं। इंडो ग्रीक जो है लोग यहाँ पर आ जाते हैं, है ना? फिर उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी आर्ट लेकर आते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट वो लेकर उनका इम्पैक्ट पड़ता है, हेलेनिस्टिक आर्ट होती है वो लेकर आते हैं, वो प्रभाव हमको अपनी आर्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद फिर साकाज़ आते हैं, उसके बाद पार्थियंस आते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुषाण काल भी हमको देखने को मिलता है, कुषाण आते हैं, कनिष्क यहाँ पे राजा होता है जो कि अगेन बाहर से आता है और फिर यहाँ पे इंडिया में काफ़ी कब्ज़ा कर लेता है, पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा सेंट्रल एशिया इसके हाथ में होता है, कनिष्क के हाथ में होता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से जो है सबसे पहली बार मतलब कि हिस्ट्री में सबसे पहली बार हमको देखने को मिलता है जो बुद्धा ने मना किया था, यानी कि आप मेरा कभी मूर्ति मत बनाना, लेकिन यहाँ पे मूर्ति जो है बनने लग जाती है बुद्ध की, और उसको फिर हम देखते हैं कि कैसे किस तरह से जो है स्टाइल जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं वही फिर कुषाण आ जाते हैं, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी एडी फिर आ जाता है हमारा। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से फिर गुप्ता वंश, अच्छा गुप्ता वंश यहाँ पे अब दूसरा अब ऐसा हमको ऐसा देखता है कि किसी इंडियन कोई राज्य संभाल रहा है, कोई इंडियन आ रहा है, यानी कि जो राजा है वो अब इंडियन है दोबारा, मतलब कि मौर्य के बाद अब दूसरा बड़ा अगर कोई नाम आता है, यानी कि मौर्य जो डायनेस्टी है, मौर्यन डायनेस्टी जो है, मौर्य काल जो है, उसके बाद जो बड़ा हमको एक मेजर रोल देखने को मिलता है, एक मेजर बोले कि राज्य देखने को मिलता है, और मतलब कि एक फ्लरिशमेंट हमको देखने को मिलता है आर्ट एंड कल्चर का, वो हमको गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड की शुरुआत जो वैसे तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन जो उनका रियल फाउंडर है उसको चंद्रगुप्त भी बोला जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त सेकंड भी आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से गोल्डन पीरियड इसको बोला जाता है, गोल्डन एज बोला जाता है इसको, गुप्ता पीरियड को, एंशिएंट इंडियन आर्ट का। हम देखते हैं कि जो है लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। इससे पहले हमें कभी भी मंदिर के एविडेंस नहीं मिले हैं, हमको स्ट्रक्चरल टेम्पल कभी नहीं देखने को मिले, संरचनात्मक मंदिर कभी नहीं देखने। ये पहला एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हमको मंदिर देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल देखने को मिलते हैं, शिखर वाले टेम्पल हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कि गुप्ता पीरियड एक ऐसा था कि म्यूरल्स बन रहे हैं, है ना? बुद्धा की जितनी भी लाइफ स्टोरी है उससे रिलेटेड की, मतलब कि
कैसे वो अपने घर को छोड़कर जाते हैं, कहाँ-कहाँ पे वो जाते हैं, कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब आपके यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा बने थे, कालिदास आपके इस पीरियड के आते हैं, मतलब बहुत सारा फ्लरिशमेंट होता है। इसकी थोड़ा-सा मतलब कि डिटेल थोड़ा-सा जो इनके फैक्ट्स हैं, हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद फिर आपके हर्ष आ जाते हैं, वही नॉर्थ में आपके हर्ष आ जाते हैं, फिर साउथ में चालुक्य आ जाते हैं, फिर उसके बाद भी बहुत सारी डायनेस्टी है, फिर उसके बाद आपका राष्ट्रकूट है, पल्लव है, चोल है, उसके बाद फिर मिनिएचर है, पहाड़ी पेंटिंग है, उसके बाद फिर वही फिर राजस्थानी, उसके बाद फिर वही हम देखते हैं, फिर इंडियन मॉडर्न है, फिर कंटेम्प्रेरी। तो इस तरह से हमारी टाइमलाइन चलेगी। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में कि सबसे पहले आपका भीमबेटका हो गया, उसके बाद इंडस वैली के मेन पॉइंट्स हो गए, और फिर जो हमारे वेद्स हैं उसका हमने सीक्वेंस जान लिया। फिर जो हमारा रिलीजन है कैसे फ्लरिश कर रहा है वो जान लिया। जैनिज्म आ गया। जैनिज्म में भी मतलब कि जो आपके टीचर्स हैं, जो एक्चुअल में जो लोग थे, उन्होंने जो टीचिंग्स दी हैं, जिनका हमको रिकॉर्ड मिलता है, वो सारी चीजें हैं। तो मतलब कि यहाँ पे 24 तीर्थंकर आ गए, यानी कि 24 स्पिरिचुअल टीचर्स आ गए, कहने का मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका बुद्धिज्म होता है, बुद्धिज्म में सिर्फ एक आपका स्पिरिचुअल टीचर रहता है, वो जो है गौतम बुद्ध हैं। वो अपनी टीचिंग्स देते हैं, उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। गुप्ता भी हम नेक्स्ट उसमें डिटेल में कवर करेंगे। मौर्यन करेंगे, उसके बाद फिर आपका कुषाण आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका गुप्ता आ जाएगा। ये 3 थोड़ा मेन है, क्योंकि इसमें आपको स्कल्पचर और टेम्पल आर्किटेक्चर, म्यूरल्स देखने को मिलेंगे, स्तूप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पिलर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन पूछा जाता है, नाम पूछ लेते हैं, किस पीरियड का पूछ लेते हैं। तो ये सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है इससे थोड़ी-सी हेल्प मिली होगी। थोड़ी ये वीडियो जो है एक आई ओपनर की तरह काम करेगी, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा। कुछ समझ ना आए हो, प्लीज़ बिल्कुल हेजिटेट मत करो यार, बिल्कुल मिल-जुल के पढ़ो, बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से पूछो, कोई भी क्वेश्चन हो, आस्क, कुछ भी हो, बी इट एनीथिंग, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, भर दो पूरा कमेंट बॉक्स, बार-बार बोल रहे हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।